नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे को लैंडिंग मॉडल स्कीम के बारे में, जिसको आरबीआई ने नवंबर-दिसंबर 2020 में आरंभ किया था और इससे जुड़ी एक खबर कल ही हमारे सामने आती है कि एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी कैपिटल जो कि एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, टाई अप किया है, जिसके माध्यम से ये फार्मर्स को लोन देगी। तो ये को लैंडिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें दो संस्थाएं जो सेम काम कर रही हैं, एनबीएफसी भी लोन देने का काम करती है, एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक जिसका बहुत ही विशाल नेटवर्क है, बहुत बड़ी बैंक है सभी प्रकार की बैंकों में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या जितनी भी टाइप की बैंक है, एसएफबी, पेमेंट बैंक, प्राइवेट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, उनमें भी सभी तरीके से ये सबसे बड़ी बैंक है। तो को लैंडिंग प्रोसेस में आरबीआई के द्वारा जब इस मॉडल स्कीम को लाया गया तो उसका उद्देश्य ये रखा गया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर में से जिसमें से एक वर्ग हमारा फार्मर भी आता है, जिसको यहां पर टारगेट किया गया है, उसको लोन देने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो बड़ा बैंक है जैसे एसबीआई है, तो उसके पास बहुत बड़े अमाउंट उसके पास में होंगे, मींस उसके पास फंड अवेलेबल है। वहीं जो एनबीएफसी का कंसेप्ट है कि वो एनबीएफसी जैसे अडानी कैपिटल है, उनके हो सकता है कि जो हिंटरलैंड एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे ज्यादा पहुंच हो। तो उस आधार पर दोनों संस्थाएं एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके लोन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको आसानी से लोन मिल सके और वो अपना कार्य निरंतर जारी रख सके, उसमें कहीं पे भी कोई बाधा ना आए। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये को लैंडिंग स्कीम क्या है, इस को लैंडिंग स्कीम में आरबीआई क्या बताना चाहता है। उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला तो है इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट फ्लो, कि जो क्रेडिट फ्लो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि ये कंसेप्ट जब आया तो उसमें ये माना गया कि जो एनबीएफसी हैं उनकी पहुंच हिंटरलैंड्स में बहुत ज्यादा है, बैंक की इतनी अच्छी नहीं है। जबकि देखा जाए जिस कारण से इसको विवाद का भी विषय बनाया गया है, क्योंकि एसबीआई जितने बड़ी बैंक भारत में और कोई नहीं है, एसबीआई जितना बड़ा विशाल नेटवर्क किसी और टाइप की बैंक्स का भी नहीं है। तो ऐसे में ये कंसेप्ट कहीं फीका ना पड़ जाए या फिर इसके पीछे किसी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को प्रिविलेज देने की बात हो, इसके आधार पर भी इसमें विवाद हो रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। लेकिन हमारा काम है इस को लैंडिंग स्कीम के पीछे क्या उद्देश्य है उसको समझना। तो इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट आसानी से फार्मर को मिल जाए, जिससे कि उसे समय पे जब खाद चाहिए पानी लगाने के लिए या फिर खेती के लिए कुछ आवश्यक इनपुट्स चाहिए हो, तो वो आसानी से उसको खरीद सके। दूसरी चीज है कि मैक्सिमम रीच, क्योंकि एनबीएफसी का इसमें इस स्कीम में माना गया है कि एनबीएफसी की रीच बेटर है इन कंपैरिजन टू बैंक्स, तो इसलिए ये मैक्सिमम रीच हो जाएगी। मींस बैंक का पैसा, एसबीआई का पैसा एनबीएफसी अदानी कैपिटल वो बांटेगी, क्योंकि उसकी रीच ज्यादा अच्छी है। ठीक है, जनरेटिंग फंड्स, फंड जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा बैंक है उसके पास में फंड अवेलेबल है। शेयरिंग द रिस्क एंड रिटर्न, दोनों ही कंपनी एक दूसरे के साथ मिलकर पैसा लगा रही है। 80% बैंक देगी, 20% वो एनबीएफसी देगी, तो दोनों का जो रिस्क है और रिटर्न है वो दोनों शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड टू बूस्ट दी रिलेशनशिप, जो एसबीआई चाहे वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, या फिर बैंक वर्सेस फार्मर हो और सभी सेक्शन के बीच में एक बेहतर रिलेशन बने, इसके ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अब हम बात करेंगे वो 10 महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो को लैंडिंग स्कीम से जुड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण घटना है इस स्कीम से जुड़ी हुई, उसमें यह है कि आरबीआई हैड अलाउड द को लैंडिंग स्कीम फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। आरबीआई ने इसको परमिशिबल किया हुआ है। द मॉडल एम्स टू इंप्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट
to unserved and underserved section of the economy and to make funds available to borrowers at an affordable cost. जो फार्मर्स हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर का एक ग्रुप जिसमें इस न्यूज में आया, क्योंकि एसबीआई ने एनबीएफसी जो अदानी कैपिटल है उसके साथ मिलके फार्मर्स को टारगेट किया है। प्रायोरिटी सेक्टर में और भी सेक्टर्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं और भी है, तो इनको आसानी से अफोर्डेबल कॉस्ट पे लोन मिल जाए, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए को लेंडिंग स्कीम को लाया गया। बैंक्स हैव लोअर रेट्स वेयर एज एनबीएफसीज हैव बेटर रीच। ये माना जाता है कि भाई बैंक के पास बहुत बड़ा फंड है, इसीलिए वो अपनी इंटरेस्ट रेट को कम रखती है, लोअर इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलेगी। वहीं जो एनबीएफसी है उसकी बेहतर पहुंच है और इसी कारण से जो लोन देने का काम है वो आसानी से एनबीएफसी के माध्यम से किया जा सकता है। और इसमें पार्टनरशिप की जाती है कि 80% पैसा किसका होगा, बैंक का, मींस एसबीआई का, एनबीएफसी का 20% पैसा इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये तो पहली महत्वपूर्ण बात हो गई। इसके बाद दूसरी बात यह है कि बैंक्स एंड एनबीएफसी मस्ट हैव अ मास्टर एग्रीमेंट इन प्लेस बिफोर दे स्टार्ट को लेंडिंग। कोई भी काम करते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में तो पहले ही सारे समझौते कर लेते हैं ना कि भाई ऐसा हुआ तो हमारा लाभ इतना होगा, हमारे बीच में कोई इश्यू ना फंसे, तो पहले से ही हम सारी चीजें व्यवस्था करके रखेंगे। तीसरी बात, एनबीएफसी विल बी द सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस फॉर द कस्टमर। इसका मतलब यह है कि कस्टमर कोई किसान है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ही किसान हूं तो मैं एनबीएफसी अदानी कैपिटल मेरे सामने आएगा, अदानी कैपिटल से मैं लोन लूंगा, अदानी कैपिटल 80% पैसा एसबीआई से लेके आएगा। तो इंटरफेस कस्टमर का सिंगल पॉइंट इंटरफेस कौन है, वो एनबीएफसी अदानी कैपिटल। इसके बाद चौथा पॉइंट यह है कि लेंडर्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट टू कस्टमर्स अपफ्रंट एंड टेक देयर एक्सप्लिसिट कंसेंट। जो ये लोन देने का प्रोसेस होता है तो उसमें भाई जो लोन ले रहा है फार्मर, उसको सारी बात बताई जाए कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, आपका जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आपको कितना देना है, कब तक देना है, उसमें कोई छुपी हुई बात ना हो कि एक स्टार बना के क्लॉज दे दिया और उसकी जानकारी उस बेचारे फार्मर को ना हो। तो सारी चीजें बताई जाएंगी, उसकी कंसेंट, उसकी सहमति ली जाएगी, तभी जाके उसको वो लोन एंटरटेन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जानकारी यह है कि लेंडर्स विल चार्ज एन ऑल एक्सक्लूसिव रेट विच बोथ एनबीएफसी एंड बैंक्स हैव एग्रीड अपॉन। अब एसबीआई और अदानी कैपिटल इन दोनों ने अपने साथ अपने बीच में एग्रीमेंट किया कि भाई एसबीआई का कहना है कि हम अगर 7% इंटरेस्ट रेट पे देते हैं तो एनबीएफसी का कहना है कि हमारे पास फंड कम है, इसीलिए हमें अपना प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, हम थोड़ा सा हाई रेट रखेंगे। तो उन्होंने मान लो कह दिया कि 15%, तो 7 और 15 का फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, कहीं जाके 11-12% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट फाइनल होगा। तो कुल मिला के एनबीएफसी जो लोन प्रोवाइड कराएगी इस को लेंडिंग स्कीम के तहत वो 12% इंटरेस्ट रेट पे हो जाएगा, तो जो कि दोनों ही संस्थाओं के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर निर्धारित किया गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, एनबीएफसी शुड जनरेट एज अ सिंगल यूनिफाइड कस्टमर स्टेटमेंट थ्रू एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अरेंजमेंट विद द बैंक। बैंक के साथ भी एनबीएफसी वो सारी डिटेल भेजेगी कि कोई फार्मर है XYZ, उसको हमने लोन दिया है, आपका 80% पैसा मिस्टर XYZ को दिया गया है और उससे हम ये इतनी इतनी किस्त लेंगे, इस डेट को दिया है, कब तक चलेगा, सारी डिटेल्स बैंक को भी शेयर की जाएगी एनबीएफसी के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाए, कहीं पर कोई ऐसी घटना है जिसमें किसी किसान को शिकायत करना है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल एक शिकायत निवारण विभाग भी बनाया जाएगा। और ये माना जाता है, यहां पर पहले 7th पॉइंट में कहा गया है कि फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल सुटेबल अरेंजमेंट मस्ट बी पुट इन प्लेस बाय द को-लेंडर्स टू रिजॉल्व एनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड बाय अ बोरोवर विद द एनबीएफसी विद इन 30 डेज। तो जो शिकायत आएगी उसको 30 दिन के अंदर अंदर निपटाना है। और मान लीजिए अगर शिकायत 30 दिन के अंदर निपटती नहीं है तो यहां पर जो अगला पॉइंट है 8वां, वो ये कहता है कि कस्टमर
अपना जो बैंक के ओम्बुड्समैन है, लोकपाल है, उसके बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है, जो चैनल आरबीआई ने बना रखा है उसका प्रयोग भी कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट यह है कि द को-लेंडिंग बैंक एंड एनबीएफसी shall maintain each borrower's account for their respective exposures and all transactions मीन्स डिसबर्समेंट, लोन डिसबर्समेंट, जब कोई बैंक लोन आपको देती है तो वो डिसबर्समेंट कहलाता है। रीपेमेंट, जब आप उसका धन चुकाते हैं तो वो रीपेमेंट है। बिटवीन द बैंक्स एंड एनबीएफसी फॉर को लेंडिंग मस्ट बी राउटेड थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट। ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? जब हमें मान लीजिए कि कोई संस्था कहीं से हमने बैंक से लोन लिया, मान लीजिए ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि हम यहां पर क्या देख रहे हैं, एक फार्मर, ठीक है, ये है फार्मर, किसान, और यहां पर अदानी काम कर रहे हैं, अदानी एनबीएफसी है ये। इन्होंने पैसा किसको दिया? सेलर को। सेलर मींस यहां फार्मर है, ठीक है। इस फार्मर को जब ये पैसा देंगे तो ये पूरा पूरा उठा के नहीं दे देना है, यहां पर एक बीच में अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो जब ये यहां से मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो यहां पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब इस व्यक्ति को उसमें से जितना धन चाहिए वो अपना इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार यहां से निकाल लेगा। ऐसा अकाउंट जो बीच में रख लिया जाता है इसको हम एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। तो यहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, चाहे वो डिसबर्समेंट के हों, रीपेमेंट के हों, तो क्या है, बैंक और एनबीएफसी यहां पर क्या करते हैं, वो पैसा कहां जाएगा? एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। यहीं से इसको डिसबर्स हो रहा है, यहीं से ये भी पे करेगा, वो इसी अकाउंट में डालेगा। तो ये एस्क्रो अकाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट और 10वां पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी है, बोथ पार्टनर्स also need to implement a business continuity plan to ensure uninterrupted service to borrowers till repayment of the loans in case they decide to terminate the partnership। मान लीजिए कि कल के लिए कोई बात हो जाती है, जैसा कि विरोध में अपोजिशन, क्योंकि इसको विवाद का विषय बना दिया है, अक्सर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट पे आरोप लगते रहते हैं कि अदानी इन सब के फेवर में गवर्नमेंट काम करती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए यहां से एक स्टेप पीछे आया जाता है तो एसबीआई और अदानी दोनों ही इस को लैंडिंग प्रोसेस से अलग जुदा हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर क्या हो? तो ऐसी व्यवस्था भी बना के रखनी पड़ेगी। उसी के बारे में यहां पे बताया गया है कि भाई बीच में कहीं इंटरप्शन ना हो। मान लीजिए आज किसी ने लोन ले लिया, जब दोनों लोग साथ में हैं को लैंडिंग प्रोसेस में, तो बाद में उसकी सेवाएं अनइंटरप्टेड रहे तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था पहले से बना के रखनी होगी। ये को लैंडिंग स्कीम की 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर को लैंडिंग स्कीम को समझा जा सकता है। अगर हम रिस्क की बात करें कि यहां पर इस जो ये को लैंडिंग स्कीम है कौन कौन सी रिस्क काम करती है, सबसे पहले देखिए, मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द बैंक। 80% पैसा किसका लग रहा है? 80% बैंक का पैसा है। 20% पैसा किसका है? एनबीएफसी का। इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा पैसा उसकी रिस्क भी उतनी ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क है, वो किसके साथ? बैंक के साथ। वैसे ही एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं बैंक। कॉर्पोरेट्स इन बैंकिंग, अब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जैसे अदानी ही हैं, तो अदानी बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं, उनके अपने पोर्ट भी चलते हैं, बहुत सारे कारोबार है, और वो अपनी अदानी एनबीएफसी भी डाल ली है। तो ऐसे में क्या है कि बड़े बड़े कारोबारी अब धीरे धीरे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं। तो यहां पर बताया गया कि while the RBI has not officially allowed the entry of big corporate houses into the banking space, the NBFCs are mostly floated by corporate houses। तो कॉर्पोरेट हाउस भी इसमें आ रहे हैं, बैंक्स में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो बैंकिंग कंसेप्ट कहां निकल के जाएगा भी पता नहीं। लिमिटेड रीच ऑफ एनबीएफसी,
कोलेंडिंग प्रोसेस में यह माना गया कि बैंक्स के पास फंड बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, हायर इंटरेस्ट रेट नहीं होगी वहां कम इंटरेस्ट रेट होगी क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट उनके पास रखे हैं जिसको लोन में डिसबर्स किया जा सकता है। और ये काम एनबीएफसी के द्वारा कराया जाएगा क्योंकि एनबीएफसी की रीच बहुत ज्यादा अच्छी है। एनबीएफसी काफी हिंटरलैंड एरिया में अपनी पहुंच रखती है। तो भाई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी एक एक शाखा हर गांव में पाई जाती है, और हर गांव में नहीं तो आसपास विद इन 2 और 3 किलोमीटर्स में एक एसबीआई की ब्रांच मिल ही जाएगी। तो ऐसे में एनबीएफसी की ये बात आराम से हजम नहीं होती कि इनकी पहुंच एसबीआई से बेहतर है। इसी आधार पर ये रिस्क भी है कि एनबीएफसी क्या करेगी, किस तरीके से पैसा वहां पर पहुंचाएगी, नहीं पता है। ये रिस्क है और इसी आधार पर विरोध भी होता है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से आज हमने समझा को लैंडिंग प्रोसेस के बारे में, को लैंडिंग स्कीम जो कि आरबीआई के द्वारा चलाई गई, और हाल ही में एसबीआई और अदानी कैपिटल जो कि एक एनबीएफसी है, उन्होंने को लैंडिंग प्रोसेस के लिए एग्रीमेंट किया और फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। और कंटिन्यूअस इस जानकारी को देखने के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए इस चैनल को देखते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिंस यूट्यूब सिविल सर्विसेज चैनल। थैंक यू।